हेलो नेक्स्ट टीचर्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके नई सीडीपी की क्लास में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण, एवं इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार और कारक। इन तीनों चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आप लोगों के साथ आज नई क्लास शुरू करते हैं, जो हमारी सीडीपी की 5वीं क्लास होने वाली है आज। और अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैसेज लिख दें। सिर्फ इतना लिखना है आपको, डियर नेक्स्ट टीचर्स कि यूपी टेट जुलाई 2026। बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है नोट्स के रिगार्डिंग आपको हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है समाजीकरण पर। समाज क्या है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण है समाज का हिस्सा बनने की एक यात्रा, यानी कि किसी भी बच्चे के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाज का हिस्सा बनने की ही एक यात्रा है। उसे ही हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। सबसे पहले सोशलाइजेशन है क्या? सोशलाइजेशन है जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज के क्या समझता है? समाज के क्या समझता है? नियमों को, संस्कृतियों को, मूल्यों और आदतों को सीखता है। क्या क्या सीखता है? नियम सीखता है, संस्कृति सीखता है, मूल्य सीखता है और आदतें सीखता है। समाज में मनुष्य चाहे कौन कौन सी चीज़ें सीखता है? नियम सीखता है, संस्कृति सीखता है, मूल्य और आदतों को। जैसी उसकी आदतें होती हैं, कैसे? समाज के द्वारा ही विकसित होती हैं। जो भी उसके मूल्य होते हैं वह समाज के द्वारा ही विकसित होते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। सीखता है और समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। और कैसा बनता है? वह सक्रिय सदस्य बनता है। तो सोशलाइजेशन क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने समाज के नियम, संस्कृति, मूल्यों और आदतों को सीखना ही सोशलाइजेशन है। अब सोशलाइजेशन में क्या क्या पॉइंट होते हैं? सोशलाइजेशन में क्या होता है? सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है का मुख्य साधन है। क्या है? कल्चरल ट्रांसमिशन सोशलाइजेशन का क्या है? एक मुख्य साधन है। कौन सा है? कल्चरल ट्रांसमिशन क्या है? मुख्य साधन है किसका? सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का। इसमें विभिन्न भूमिकाएं होती है, जिम्मेदारियां निभाना सीखता है। जैसे बच्चा क्या अपनी अपनी भूमिकाएं होती है, बच्चों को नमस्ते करना सिखाना ही। अच्छा दादाजी हैं, अच्छा ताऊ जी हैं, अच्छा भैया हैं, अच्छा दादा है, इनसे क्या करो? नमस्ते करो। तो यह भी एक सोशलाइजेशन का ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जीवन में क्या उपयोग होता है? नए ऑफिस के वर्क कल्चर को अपनाना जीवन में भी। अच्छा समाजीकरण सर आप पढ़ा रहे हैं, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग डियर नेक्स्ट टीचर्स यही होता है कि जीवन में नई नई जगह पर जाना, अपने आप को समायोजित करना, अडॉप्ट करना। और यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ क्या है? किसके संबंध में? शिक्षा के संबंध में। यूपी टेट में कई बार ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ क्या है? सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन, यानी अडॉप्टेशन और समायोजन। अडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट क्या है? सामाजिक वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को उसको अडॉप्ट कर लेना और अपने आप को एडजस्ट कर लेना ही एक समाजीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अरस्तु ने पहले ही कह रखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा उसे एक सभ्य सामाजिक प्राणी बनाती है। अरस्तु का क्या कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके साथ शिक्षा क्या बनाती है? उसे एक सभ्य प्राणी बनाती है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आ रहा है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण है समाज का हिस्सा बनने की यात्रा। और जब एक यात्रा है तो यात्रा क्या कभी रुकती है? नहीं, कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो समाजीकरण क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी हमारा समाजीकरण ही है। और याद रखना यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी क्लास को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए।
क्या है यूपिटेट के समाज के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाज के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए, समाजीकरण का अर्थ बताइए क्या? समाजीकरण क्या अर्थ है? सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन, अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन, और समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, अपने आप को अनुकूलित या समायोजित कर लेना भी क्या है? समाजीकरण का ही हिस्सा है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास है कैसी लग रही। अब संस्कृति को समझना, अब संस्कृति को समझना क्या है? आत्मसातीकरण। क्या है? आत्मसातीकरण, एशिलमेशन। क्या है? एशिलमेशन, मिलेशन। क्या है? एशिलमेशन, सॉरी एशिलिमेशन। और संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण है एनकल्चराइजेशन। समाजीकरण एक बहुत बड़ा छाता है। क्या है? समाजीकरण एक बहुत बड़ा छाता है। समाज में हर तरह की चीजें आती हैं और जिसके अंदर अपनी संस्कृति सीखना और दूसरे की संस्कृति अपनाना दोनों आते हैं। यानी उस अम्ब्रेला में क्या आता? हम अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी समुदाय से आते हैं, अपनी संस्कृति को तो अपनाना है ही। इतने भारत विभिन्न जाति धर्म समुदायों का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, जहाँ विभिन्न जाति धर्म समुदाय रहते हैं लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। तो समाजीकरण में क्या है? एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर क्या आता है? अपनी संस्कृति तो सीखना ही है पर दूसरी की संस्कृति को अपनाना यह भी आता है। समाजीकरण में क्या आता है? अपनी संस्कृति सीख ली लेकिन दूसरे की संस्कृति भी अपना ली, यह भी हमारा समाजीकरण ही है। समाजीकरण में क्या क्या आता? आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण और सांस्कृतिक हस्तांतरण। यह तीनों होते क्या हैं? सबसे पहले तो यही समझते हैं। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण को हम ऐसे समझेंगे, अपनी ही संस्कृति, कौन सी? अपनी ही संस्कृति के मूल्य और प्रथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सीखना। यानी कि हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, हमारे बाबा जी और परदादा जी, यानी हम जिस संस्कृति में जन्म लिए उस संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी सीखना ही क्या है? संस्कृतिकरण होता है। एनकल्चराइजेशन होता है। क्या होता है? एनकल्चराइजेशन होता है। और एनकल्चराइजेशन या संस्कृतिकरण को सिर्फ एक चीज से याद रखो, फोकस ऑन कल्चर, यानी किसके? अपने कल्चर पर फोकस है। संस्कृतिकरण मतलब, जल्दी से बताइए, संस्कृतिकरण मतलब फोकस ऑन कल्चर। ऑन मतलब अपने कल्चर पे, ये ऑन वाला नहीं है, यह ऑन वाला नहीं है। कौन सा? ऑन मतलब अपना। कौन सा? अपना। अपने कल्चर में फोकस करना ही संस्कृतिकरण है। मेरी बात इतनी समझ आ रही होगी आई होप। और आते हैं आत्मसातीकरण। अब बताओ, संस्कृतिकरण को आत्मसात करेंगे। आत्मसात करेंगे मतलब कुछ ना कुछ किसी और से सीखेंगे। संस्कृतिकरण मतलब अपने कल्चर का अपनाना। अब आत्मसातीकरण कर रहे हैं, आत्मसातीकरण मतलब किसी और को कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, आत्मसात, कोई ना कोई तो बात हमें आत्मसात कर रहे होंगे। क्या है? किसी दूसरे समूह या नई संस्कृति के मूल्य प्रथाओं को अपनाना और घुल मिल जाना, यानी फोकस ऑन न्यू कल्चर। ऑन कल्चर में कौन सा था? संस्कृतिकरण। आत्मसातीकरण मतलब कोई नई बात को अपनाना, फोकस ऑन न्यू कल्चर, यानी कि हम किसी नई जगह पर गए, कोई नए दोस्त बने, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के हैं, कोई सिख है कोई मुस्लिम है, तो उनके भी रीति रिवाज संस्कृति को समझना और उसे अपना लेना। जैसे हिंदू हैं तो सबके साथ मिलकर दिवाली मनाना, मुस्लिम है तो ईद मनाना, सिख हैं तो भंगड़ा पाना और लोहड़ी मनाना, या ईसाई हैं तो क्रिसमस मनाना। हम सब भारत में अलग अलग जाति धर्म समुदाय में बटे हुए हैं लेकिन सब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं। तो इस घुल मिलकर रहने को ही क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, यानी नए कल्चर को भी अपनाना। इसकी परिभाषा क्या रहेगी? इसकी परिभाषा रहेगी, इसकी परिभाषा रहेगी दो संस्कृतियों का सम्मिश्रण जिससे नई व्यवस्था बनती है। मान लीजिए आप किसी अन्य संस्कृति के हैं और आपने किसी दूसरी संस्कृति में शादी कर ली है। क्या कर ली है? शादी कर ली है। तो उन्हीं दो संस्कृतियों का मिश्रण जिससे नई व्यवस्था बनती है। उदाहरण, अमेरिका में जाकर थैंक्स गिविंग को अपनाना। मेरी बात इतनी समझ आ रही होगी। फोकस ऑन न्यू कल्चर, आत्मसातीकरण, फोकस ऑन कल्चर यानी अपने कल्चर पे, संस्कृतिकरण और सांस्कृतिक हस्तांतरण क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपराओं को सौंपना,
यानी हम पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं परंपराओं को सौंप रहे हैं कि हमारी पीढ़ी में इस रीति रिवाज से शादी हो रही थी, हमारी पीढ़ी में इस रीति रिवाज से इस मंदिर में पूजा हो रही थी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सौंपना तो होता है क्या, सांस्कृतिक हस्तांतरण यानी कल्चरल ट्रांसमिशन। अब यूपी टेट के पॉइंट से क्या महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह हम आपको बता रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी ही संस्कृति के मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब आप बता दें, अपनी यूपी टेट में क्वेश्चन बन चुका है कि अपनी ही संस्कृति के मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फोकस ऑन कल्चर मतलब संस्कृतिकरण। आप मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। संस्कृतिकरण, आत्मसातीकरण और सांस्कृतिक हस्तांतरण, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। संस्कृतिकरण मतलब फोकस ऑन कल्चर, आत्मसातीकरण फोकस ऑन न्यू कल्चर, और सांस्कृतिक हस्तांतरण मतलब किसी भी पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी को अपनी परंपराओं को सौंपना। आगे आते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली बहुआयामी सामाजिकरण की क्या विशेषता है। सबसे पहले तो सामाजिकरण की यही विशेषता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशन प्रक्रिया है। समाजीकरण कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह मानव विकास के लिए एक बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, कोई एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन आए और हमने आपको समाजीकरण सिखा लिया। बच्चा जन्म से लेके, बचपन से लेके मृत्यु तक समाजीकरण को अडॉप्ट करता रहता है, उसके अनुसार अपने आप को ढालता रहता है। जब वह बड़ा होता है तब अलग तरीके से समायोजित करता है, छोटा रहता है अलग तरीके से समायोजित करता है, जब प्रौढ़ होता है तो अलग तरीके से समायोजित करता है अपने आप को, जब वृद्ध होता है तो अपने आप को समाज में अलग तरीके से समायोजित करता है। एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन ही समाजीकरण का मूल आधार हैं। मेरी बात इतनी से आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो समाजीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी है। समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले तो यह बहुआयामी और मल्टी डायमेंशनल और जटिल है। इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारिक विकास होता है बच्चे का। यह सांस्कृतिक हस्तांतरण, अभी हमने बताया था, रीति रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। अधिगम, आंतरिकरण मतलब होता है नियमों को स्वभाव में बसा लेना। जैसे नियमों को स्वभाव में बसा लेने का मतलब होता है ठीक वैसे ही जैसे रेड लाइट रुकने पर अपने आप, रेड लाइट जलने पर अपने आप रुक जाना, यानी वह नियम हमारे स्वभाव में बस चुका है। और गतिशील एवं प्रासंगिक यानी समय के और स्थान के साथ बदलती है। याद रखना, समाजीकरण कभी भी स्थिर नहीं रहता है। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ समाज से सीखता रहता है और अपने आप को उसके अनुसार ढालता रहता है, एडजस्ट करता रहता है या उन चीज़ों को अडॉप्ट करता रहता है। जीवन पर्यंत शिशुअवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाली कौन सी प्रक्रिया है, यह समाजीकरण प्रक्रिया है। और आत्म का विकास यानी खुद की पहचान किससे बनती है, समाज से। नेताजी की पहचान कैसे बनी, समाज से ही तो बनी। आईएएस की पहचान कैसे बनी, समाज से ही तो बनी। शिक्षक की पहचान कैसे बनी, समाज से ही बनी। और किसी छात्र ने संघर्ष करके अपने गांव में शिक्षक बन गया तो और लोगों को जो प्रेरणा दी वह भी तो समाज से ही हुई है। तो ये सारी अपनी पहचान बनाना भी क्या है, सामाजिक है। और भूमिका अधिग्रहण यानी समाज में जिम्मेदारी को समझना, यानी समाज में हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको समझना भी यह समाजीकरण का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इनमें से एक भी चीज अगर इधर उधर हो जाती है तो इससे बच्चे का विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। और यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजीकरण स्थिर है, प्रक्रिया है। क्या यह कथन गलत है या सही है? समाजीकरण कैसा है? समाजीकरण एक स्थिर प्रक्रिया है। अब आप ये बताइए, समाजीकरण, 1 सेकेंड इसको इरेज कर दे रहे। आप हमें बताएंगे इस चीज को
क्या समाजीकरण एक स्थिर प्रक्रिया है? यह कथन सही है या गलत है? अभी आप लोगों को हमने बताया था समाजीकरण जब जीवन पर्यंत चलने वाली है। कब तक चलती है? जब जीवन पर्यंत चलती है, शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलती है। तो यह स्थिर कैसे हो सकती है? यह स्थिर नहीं, यह एक गतिशील, यह कैसी है? डायनामिक, यानी कि एक गतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? गतिशील। क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण कैसी है? एक गतिशील प्रक्रिया है, ना कि स्थिर। ब्रेक टाइम। अब आते हैं, सीखते हैं। और एक क्वेश्चन है छात्र का। क्या है? छात्र का एक क्वेश्चन बनता है, सर या मैम क्या जानवर भी समाजीकरण करते हैं? बताइए आप, क्या जानवर भी समाजीकरण करते हैं? नहीं, जानवर समाजीकरण नहीं करते हैं। वह पूरी तरह से समाजीकरण पूरी तरह से मानव समाज की संस्कृति से जुड़ी प्रक्रिया है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण किससे जुड़ी प्रक्रिया है? सिर्फ मानव समाज से जुड़ी प्रक्रिया है। जानव जो करते हैं, जानवरों में केवल क्या होता है? प्रशिक्षण होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। किसकी? जानवरों की, ना कि वह समाजीकरण करते हैं। आगे पिछला यूपी टेट सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? केवल ज्ञानार्जन, आनुवंशिक संचरण, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, या केवल औपचारिक शिक्षा? तो आपको पता होना चाहिए, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन ही समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है। अब आपको बताना है आत्मसाती करण का एक दैनिक जीवन में अपनी एक एग्जाम्पल आपको देना है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नींव विस्तार, यानी कि अब इसकी नींव क्या होती है? समाजीकरण की नींव क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज कौन कौन से होते हैं? व्यक्ति के विकास के आधार पर समाजीकरण को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है। यानी व्यक्ति के विकास के आधार पर, किसके आधार पर? विकास के आधार पर समाजीकरण को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक समाजीकरण है, दूसरा क्या है? द्वितीयक समाजीकरण है। अब एक बात बताइए, प्राथमिक समाजीकरण से क्या समझ में आया? सीधी सी बात है, प्राथमिक यानी प्राथमिक में क्या आ रहा है? प्राथमिक, और पा से प्राथमिक, पा से परिवार। बात खत्म, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। प्राथमिक समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है कहाँ? शैशवावस्था में शुरू हो जाता है। शैशवावस्था में बताइए कौन मिलेगा? कहाँ? बुनियादी ज्ञान, भाषा, व्यवहार सिखाया जाता है। मुख्य कारक क्या होता है? परिवार। और उदाहरण, माँ से मातृभाषा सीखना। यानी कि सबसे प्राथमिक समाजीकरण बच्चे का कब होने लगता है? अपने परिवार से होने लगता है, माता पिता से होने लगता है, चाचा चाची, ताता ताऊ, नाना नानी, दादा दादी से शुरू हो जाता है। और द्वितीयक समाजीकरण होता है बचपन के बाद घर से बाहर निकलने पर शुरू होता है। सचेतन अधिगम होता है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। और मुख्य कारक इसका क्या होता है? मुख्य कारक जल्दी से बताइए। मुख्य कारक स्कूल और मित्र। अब एक बात बताइए, मित्र, 1 सेकेंड, क्या होते हैं? मित्र। अब एक बताइए, स्कूल फॉर्मल है या मित्र फॉर्मल है? इन दोनों में ही क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा फॉर्म? द्वितीयक समाजीकरण में फॉर्मल सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। तो बताइए आप, कौन औपचारिक समाजीकरण होगा? कहां से बच्चे का औपचारिक समाजीकरण शुरू होगा और कहां से अनौपचारिक समाजीकरण शुरू होगा? यह क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। 1 सेकेंड। यूपी टेट का क्वेश्चन है, परिवार बच्चे के समाजीकरण की कौन सी संस्था है? तो प्राथमिक परिवार समाजीकरण की संस्था है। कौन सी संस्था है? प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। अगला, लिंग समाजीकरण और कोहलवर्ग का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो लिंग समाजीकरण वो है प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज के द्वारा उनके लिंग यानी उनके सेक्स यानी लड़का है कि लड़का है या लड़की है कि अपेक्षित भूमिकाओं को सीखता है। जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लड़के बहादुर होते हैं, ये बिल्कुल रूढ़िवादी सोच है कि लड़के क्यों नहीं रोते हैं। और कोहलवर्ग का क्या तर्क है? लैंगिक विकास जैविक नहीं है बल्कि बच्चे के समाज के प्रति संज्ञानात्मक समझ को से प्रेरित होता है। यानी कोहलवर्ग का क्या कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक समझ से ही आधारित होगा। तो कोहलवर्ग ने बच्चे की 3 स्टेज बताई थी। एक लिंग जेंडर लेवलिंग, कौन सी? जेंडर लेवलिंग।
लेबलिंग यह कितने वर्ष तक होती है? 3 वर्ष। इसमें क्या करता है बच्चा? स्वयं को लड़का या लड़की के रूप में पहचानता है पर इसे स्थायी नहीं मानता है। यानी कि वह समझ तो जाता है 3 वर्ष तक कि वह लड़का है या लड़की, लेकिन इसे क्या नहीं मानता है? इसे टेम्परेरी मानता है, इसे स्थायी नहीं मानता है। लेकिन जब वह 5 वर्ष का होता है तो वहां आती है जेंडर स्टेबिलिटी। क्या आती है? जेंडर स्टेबिलिटी। ये किसके अनुसार है? यह कोहल वर्ग के अनुसार है। किसके अनुसार है? कोहल वर्ग के अनुसार है। क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार जेंडर लेवलिंग, फिर जेंडर स्टेबिलिटी और आती है अंत में जेंडर कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी में समझना कि लड़के बड़े होकर पुरुष बनेंगे पर सोचते हैं कि रूप बदलने से जेंडर बदल सकता है। यानी कि वह जब समाज में रहते हैं तो देखते हैं कि हो सकता है उनके अंदर स्टेबिलिटी आ रही होगी कि वह बड़े होकर अपने पापा के जैसे पुरुष बनेंगे या मम्मा के जैसे बनेंगे, लेकिन कुछ लोगों को रूप बदलते देखते हैं कि वह लड़की गेटअप में आ जाते हैं तो एकदम यह नहीं रहता। उन्हें लगता है कि बड़े होकर हो सकता है हम बदल जाएं। लेकिन यह जेंडर कंसिस्टेंसी कब आती है? जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है। यह समझना कि लिंग कपड़े या परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है, स्थायी है। यानी कि आप लड़का हो या लड़की हो, यह स्थायित्व कब आता है? कोहल वर्ग के अनुसार यह स्थायित्व कब आता है? यह स्थायित्व आता है जब बच्चा कितने वर्ष की आयु में आ जाता है? 7 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की में? 7 वर्ष की आयु में आ जाता है। 7 वर्ष से पहले हमेशा बच्चा कैसा रहता है? कंफ्यूजन में ही रहता है, कभी स्टेबिलिटी में घूमता रहता है, कभी लेबलिंग करता है। लेबलिंग मतलब अपने आप को समझता है कि मैं हमारे यहाँ पर कौन सा लेवल लगा हुआ है नेक्स्ट टीचर्स का। क्यों? अब 5 वर्ष का आता है, स्टेबिलिटी आती है तो यानी कि उसे समझ में आता है नेक्स्ट टीचर्स कुछ है, यानी कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ लेकिन बदल सकता हूँ। लेकिन जब कंसिस्टेंसी रहती है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है। कंसिस्टेंसी मतलब अब हमें पता है कि हमें पढ़ना है तो सिर्फ नेक्स्ट टीचर से ही पढ़ना है। अगर यूपी टेट, सी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अगर हमें नेक्स्ट टीचर्स बनना है तो कहाँ पढ़ना पड़ेगा? नेक्स्ट टीचर से, क्योंकि यहाँ पढ़ाते नहीं, अच्छे से समझाते भी हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी साथ साथ में बताते हैं। जैसे यूपी टेट फिर से क्वेश्चन आया था कोहल वर्ग के अनुसार लैंगिक संतुलता यानी जेंडर कंसिस्टेंटी लगभग 7 वर्ष की आयु में आ जाती है। क्वेश्चन आया था यूपी टेट में कि जेंडर कंसिस्टेंसी किस वर्ष की अवस्था में आती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो उसमें आएगा क्या? 7 वर्ष की आयु में आ जाती है। आगे आते हैं। अब जीवन के बदलते चरण और समाजीकरण के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार को हम समझेंगे। क्या जीवन के बदलते कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं? सबसे पहले प्रत्याशित समाजीकरण। यह क्या करता है? भविष्य की भूमिकाओं के लिए पहले से तैयारी करना, यानी बच्चों को हॉस्टल भेजने से पहले घर पर ही खुद से काम करना सिखाना। यानी प्रत्याशित समाजीकरण होता है बच्चों को पहले से ही उन चीज़ों के बारे में ज्ञान देना कि अपने काम स्वयं करो, क्योंकि हॉस्टल में तुम्हें सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। दूसरा आता है पुनर्समाजीकरण। इसके लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन रिसोशलाइजेशन अक्सर ही एग्जाम में यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है। यह क्या है? पुरानी आदतों को छोड़कर बिल्कुल नए मानदंड अपनाना। यानी कि आप जिस भी परिवेश से आ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, जैसी भी आपकी आदतें हैं, उन सबको क्या करना? छोड़कर नई आदतों को ग्रहण करना, यानी पुनर्स्थापित करना। अपने आप को क्या करना? पुनर्स्थापित करना। पुनर्स्थापित करने में पुरानी बिल्डिंग टूटती है, नई बिल्डिंग बनती है, वही होता है पुनर्समाजीकरण। और आगे आता है प्रौढ़ समाजीकरण यानी एडल्ट सोशलाइजेशन। वयस्क होने पर नई जिम्मेदारियों के अनुसार खुद को डालना, जैसे माता पिता बनने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे, पूर्व अनुभवों को भुलाकर, यानी जीवन में जो भी अनुभव हुए उनके नए जीवन में नए मूल्य सीखना, जो पहले से सीखे गए मूल्यों से बिल्कुल कैसे हो? भिन्न हो। बहुत ध्यान से सुनेंगे, भिन्न हो, यानी कि जैसी बिल्डिंग बनी हुई थी, जैसा भवन बना हुआ था, बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बनाना, पुराने सारे बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देना। उदाहरण के लिए एक अपराधी की जेल में सुधरना या सेना मिलिट्री में भर्ती होकर कड़ी ट्रेनिंग लेना। अगर कोई व्यक्ति फौज में जाकर अपना पुराना रहन सहन त्यागता तो यह क्या है? पुनर्समाजीकरण। यानी पुराने रहन सहन को त्यागना ही पुनर्समाजीकरण है। नए रहन सहन को अपनाना और पुराने को त्यागना। इस चीज को याद रखना, अडेप्टेशन नहीं होता। पुनर्समाजीकरण क्या होता? पुराने को त्यागना, नए को अपनाना ही पुनर्समाजीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पुराने को त्यागना, नए को अपनाना ही क्या है? पुनर्समाजीकरण है। अब इसको ऐसे समझते हैं
कि रोहित गांव में रहता था, वहां उसका प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण हुआ था। रोहित कहाँ रहता था? गांव में रहता था। वहां पर उसका कौन कौन से समाजीकरण हुआ? प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक कौन है? परिवार में। द्वितीय मतलब स्कूल में समाजीकरण हुआ। फिर उसने इंग्लिश की क्लास ली। अमेरिका जाने से पहले उसने अंग्रेजी और विदेशी तौर तरीके सीखे। भविष्य की तैयारी करी, यानी प्रत्याशित समाजीकरण हुआ। और विदेशी अमेरिका में शिफ्ट होने पर उसने खाने ड्राइव में की आदतें, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ी। यह नया जीवन था, क्योंकि यह कौन सा यहाँ पर पुनर्समाजीकरण हुआ है। अब बताइए समाजीकरण के कारक कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण नींव कौन होता है? परिवार होता है, जो कि अभी हमने समझा था। समाजीकरण के कारक कौन कौन से होते हैं? व्यक्ति या संस्थाएं जो हमें नियम सिखाते हैं। इसमें परिवार सबसे पहला कौन सा कारक है? प्राइमरी कारक है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। माता पिता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। प्रेम, स्नेह, शिष्टाचार सबसे पहले परिवार से सीखे जाते हैं। भाषा का विकास यहीं से होता है, बुनियादी मूल्य भी सीखे। विविधता का प्रभाव कैसा होता है? क्षेत्र एवं वर्ग के अनुसार बच्चों को आकार देता है। संयुक्त परिवार, इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। संयुक्त परिवार का सबसे बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ता है? गहरा प्रभाव पड़ता है। और आगे आते हैं वातावरण। अगर परिवार का एनवायरनमेंट अच्छा है तो बच्चे पर अच्छा असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर परिवार में रोज किताबें पढ़ी जाती हैं तो बच्चे में स्वाभाविक रूप से पढ़ने की आदत विकसित हो जाती है। तो बताइए बच्चे के प्रथम विद्यालय क्या है? बच्चे का प्रथम विद्यालय क्या है? परिवार है। बच्चे का प्रथम विद्यालय, प्रथम गुरु, फर्स्ट टीचर कौन है? माँ है और परिवार है। प्रथम शिक्षिका, प्रथम विद्यालय परिवार, प्रथम शिक्षिका माँ। याद रखेंगे इस चीज को। दुनिया का विस्तार, समाजीकरण का द्वितीय कारक फिर क्या है? पहला औपचारिक, अभी हमने बताया था ना। औपचारिक कौन सा होता है? फॉर्मल। पहला कौन सा? द्वितीय औपचारिक कारण है। अनुशासन, नियम, निश्चित शिष्टाचार कौन सिखाता है? स्कूल सिखाता है। शिक्षक का व्यवहार गहरा पड़ता है किस पर? बच्चे पर। उदाहरण के लिए क्लास में टीचर के आने पर खड़े होना। और सहकर्मी यानी पीयर ग्रुप यानी इनफॉर्मल। द्वितीय समाजीकरण के दो पॉइंट होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में कौन आता है? विद्यालय आता है। इनफॉर्मल में दोस्त आते हैं, पीयर ग्रुप्स आते हैं। समान उम्र के दोस्त आपसी समझ और सहयोग सिखाते हैं। किशोर अवस्था में इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। क्रिकेट खेलते समय टीम वर्क और हार जीत स्वीकार करना, यह कौन सिखाता है? यह पीयर ग्रुप सिखाता है। यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली औपचारिक संस्था क्या है? विद्यालय है। किशोरावस्था में सक्रिय समाजीकरण का सबसे मजबूत कारक क्या है? सहकर्मी, ग्रुप यानी दोस्त हैं। अब व्यापक प्रभाव बच्चे पर कब पड़ता है? यह तो प्रथम और द्वितीय हो गए। व्यापक कब पड़ेगा प्रभाव? व्यापक प्रभाव पड़ता है किसका? जनसंचार का। किसका? जनसंचार और धार्मिक संस्था, यानी हम रीति रिवाजों को मानते हैं। जनसंचार में क्या आ जाता है? मास मीडिया आ जाती है। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया एक साथ भारी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं। व्यक्ति की राय, फैशन अभिव्यक्ति को आकार देते हैं। उपयोग, बच्चे यूट्यूब से नई भाषाएं, ट्रेंड्स बहुत जल्दी से सीखते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इन सबसे क्या होता है? लोगों में मोरल वैल्यू का विकास होता है। किसमें? बच्चों में मोरल वैल्यू का और सही गलत की समझ स्थापित करती हैं। पूजा, अनुष्ठान और त्यौहार अपनेपन की भावना लाते हैं। उदाहरण के लिए ईद पर गले मिलना या दिवाली पर दिए जलाना भाईचारा बढ़ाता है। अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो एक ही स्लाइड में है, चाहे तो मैं साइड से हो जा रहा हूं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको एक ही बार में सारी चीज़ें बार बार याद ना रखनी पड़े। ये सभी कारक क्या हैं? एक समाजीकरण का इकोसिस्टम क्या है? ये सभी कारक मिलकर एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से? डेवलपिंग चाइल्ड है तो उसको क्या चाहिए? सबसे पहले इतिहास और विरासत, यानी वह कहाँ से आया है, उसका कल्चर, इंस्टीट्यूशन का इतिहास क्या रहा है। उसके बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी नैतिकता पढ़ाते हैं। फिर मास मीडिया, वैश्विक विचार आता है। फिर फैमिली आती है। कौन सी है? फैमिली फाउंडेशन, प्राथमिक नींव। फिर पीयर ग्रुप, सेकेंडरी इनफॉर्मल, और सामाजिक व्यवहार, सेकेंडरी इनफॉर्मल। पीयर ग्रुप्स क्या आते हैं? स्कूल क्या आता है? सेकेंडरी में, लेकिन यह किस में आता है? फॉर्मल में आता है। यानी कि महत्वपूर्ण निष्कर्ष, यदि इनमें से कोई भी कारक अपना काम सही से ना करे तो बच्चे के विकास में असंतुलन आ जाता है। और समाजीकरण एक निरंतर, बार बार हम आपको बता रहे हैं, यह कैसी है? एक निरंतर और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें सभी एजेंट एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं।
क्विक रिवीजन क्या है? मूल अवधारणा समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब समाज के नियम अपनाना, संस्कृतिकरण मतलब अपनी संस्कृति सीखना, आत्मसातीकरण मतलब दूसरे की संस्कृति को अपनाना। परिवार कितने होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, अप्रत्याशित और पुनर्सामाजिकरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राथमिक कौन सा होता है? परिवार के द्वारा, द्वितीयक स्कूल और दोस्तों के द्वारा। स्कूल मतलब फॉर्मल, स्कूल मतलब फॉर्मल, और इनफॉर्मल कौन होता है? दोस्त होता है। प्रत्याशित मतलब भविष्य की तैयारी करना। पुनर्सामाजिकरण मतलब पुरानी आदतें छोड़कर नई अपनाना, पुरानी आदतें छोड़कर नई अपनाना। कारक कौन कौन से होते हैं? परिवार होता है प्राथमिक और पहला स्कूल, द्वितीय कारक होता है स्कूल और औपचारिक होता है मीडिया, सबसे तेज होता है। और लिंग समाजीकरण कोहलबर्ग के अनुसार कितना होता है? लेवलिंग कब होती है? 5 वर्ष, 3 वर्ष की आयु में। स्टेबिलिटी 5 वर्ष की आयु में, और कंसिस्टेंसी आती है 7 वर्ष की आयु में। सारी चीजें आपको बता रखी हैं। अब आप हमें 2 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर दीजिए। समाजीकरण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक हस्तांतरण क्यों कहा जाता है? और दूसरा, परिवार को प्राथमिक और विद्यालय को द्वितीय कारक क्यों माना जाता है? इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। उसके अलावा आपको कुछ एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे समाज के मानकों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं क्या कहलाती है? वह पृथक्करण कहलाती है। समायोजन, विकास या समाजीकरण आपको बताना है। समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन है, यह भी आपको बताना है। कोहलबर्ग के अनुसार किस बच्चे में जेंडर कंसिस्टेंसी का विकास होता है? और नए देश में जाकर बिल्कुल नई संस्कृति को अपना लेना और पुरानी छोड़ देना, यह क्या है? देखिए, ये चारों क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए बार बार ये चीज़ें हम आपको रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है इनसे, इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ इस यूपी टेट 2026 में कोई क्वेश्चन बन जाए। तो आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, इंगेजिंग लगी होगी, और यह सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। समाजीकरण से रिलेटेड जितनी भी बातें थी 20 से 25 मिनट की क्लास में हमने कर ली। ना आपको 2 घंटे क्लास देखने की ज़रूरत है, ना किसी के 2.5 घंटे की क्लास देखने की ज़रूरत है। बस 20 से 25 मिनट आपने अगर यह क्लास देख ली है और यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं, तो हम यकीन रखिए आपका, हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि आपने समाजीकरण को अच्छे से पढ़ लिया होगा और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने की अब कोई भी संभावना नहीं रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बाद नोट्स की कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।